स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कक्षा 7 का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर 5 का भी हम लोग रीड कर चुके थे। आज कक्षा 7 का इतिहास का ही अध्याय 5, जिसका नाम है शासक और इमारतें, उसका क्वेश्चन आंसर पाठ्यगत प्रश्न और पाठ्य पुस्तक से भी जो प्रश्न थे उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 7 का इतिहास है, चैप्टर 5 है, जिसका नाम है शासक और इमारतें। सबसे पहला प्रश्न आता है जो पाठ्यगत प्रश्न है। बुक के बीच बीच में जो प्रश्न दिए रहते हैं उसमें सबसे पहला प्रश्न है, इसमें सबसे पहला प्रश्न था, राजेंद्र प्रथम तथा मुहम्मद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राजेंद्र प्रथम थे और मुहम्मद गजनवी, उनकी जो नीतियाँ थी, उनकी समकालीन समय जो था उस समय में किसकी देन थी और इन दोनों के जो नीतियाँ थी वह एक दूसरे से किस तरह भिन्न थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चोल का राजा जो कि राजेंद्र प्रथम थे, दूसरे राज्यों पर जब उन्होंने आक्रमण किया था तो वहां से प्राप्त मूर्तियों को अपनी राजधानी में निर्मित मंदिरों में लगवाया था। क्या किए थे कि चोल के जो राजा थे राजेंद्र प्रथम, ये दूसरे जो भी राज्य पर आक्रमण करते थे वहां से प्राप्त मूर्तियों को अपनी राजधानी में निर्मित मंदिरों में लगवा दिया करते थे। इस तरह से मुहम्मद गजनवी ने जो भारत से धन प्राप्त किया था उसे अपनी राजधानी को भव्य बनाने में खर्च किया था, जबकि दोनों में कई रूपों में भिन्नता है। मुहम्मद गजनवी ने भारत के कई मंदिरों को विध्वंस कर दिया था। जो मोहम्मद गजनवी था वह क्या किया था कि भारत के जो भी मंदिर थे, कई मंदिरों को इसने ध्वंस कर दिया था, विध्वंस कर दिया था, यानी तोड़ दिया था। लेकिन राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों को विध्वंस नहीं किया था और मोहम्मद गजनवी भारत से धन लूटकर गजनी ले गया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने जो दूसरे राज्यों से धन प्राप्त किया था उसे अपने राज्य में ही रहने दिया था। तो इस तरह से इन दोनों की नीतियाँ थी और इन दोनों नीतियाँ की एक दूसरे से भिन्नता थी। अगला प्रश्न है कि वास्तुकला की गॉथिक शैली के बारे में व्याख्या कीजिए। जो कि चैप्टर में हम लोग पढ़े थे वास्तुकला गॉथिक शैली, उसके बारे में व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, उसके बारे में बताने के लिए बोल रहा है। तो 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चे के निर्माण के प्रयास शुरू हो गए थे और वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती थी। जो यह शैली हुई थी, यह जो प्रचलन हुआ था कार्य, इसी को गॉथिक शैली के नाम से जाना जाता था। इस शैली के विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण दिया गया है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्चे में जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्तम ज्ञान उदाहरणों में से एक पेरिस का नोटेडम चर्च है, जो कि इसी तरह का शैली से निर्माण किया गया है और 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है। अब आगे के जो भी प्रश्न है वह पाठ्य पुस्तक से है, यानी प्रश्न अभ्यास। पाठ्य पुस्तक से जो भी क्वेश्चन थे उसको अब हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। तो उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ टोडा निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। जो वास्तुकार होते थे, जो भवन निर्माण करने वाले कलाकार होते थे, वह क्या किए थे कि भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाना शुरू कर दिए थे। और क्या किए थे, छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ स्थिर रहकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली ही अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। यह जो शैली होता था, यह इस प्रकार के जो बनाने का निर्माण करने का कला होता था, इसी को अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा जाता था। और चापकार सिद्धांत क्या था, तो दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। तो इसी को वास्तुकला या चापकार रूप
कहा जाता था या दिया जाता था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है, यानी शिखर से आप क्या समझते हैं या उससे आपका क्या तात्पर्य है। तो मंदिर का शीर्ष जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है मंदिर का शिखर कहलाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्रादुरा क्या है, जो कि टॉपिक में हम लोग इस सभी चीज़ों के बारे में पढ़े थे और समझे थे। पित्रादुरा क्या है, तो उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पित्रादुरा कहलाता है। क्या होता है कि जो संगमरमर और बलुआ पत्थर होते हैं उनके रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर, मतलब दबाकर बनाए गए सुंदर तथा उस पर अलंकृत यानी सजाए गए नमूने को ही पित्रादुरा के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषताएं हैं। तो मुगल चारबाग की खास विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, चारबाग 4 समान हिस्सों में बटे होते हैं। जो चारबाग होते हैं वह 4 समान हिस्सों में बटे होते हैं, 4 बराबर हिस्सों में बटे होते हैं। यह बाग दीवारों से घिरे होते हैं। जो चारबाग होते हैं वह क्या होते हैं, दीवारों से घिरे होते हैं चारों तरफ से। बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते हैं। क्या होता है कि आयताकार रूप में यह स्थित होता है, इस तरह से यह स्थित होता है, जो कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5, किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी। जो कोई भी मंदिर है उस मंदिर से किसी राजा को महत्ता किस तरह से मिलती थी। तो सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। यह क्या था कि सभी जितने भी मंदिर होते थे, विशाल मंदिर छोटे से लेकर बड़े मंदिर, सभी का निर्माण राजाओं ने करवाया था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था और इनके देवताओं के जो नाम होता था राजा से मिलते जुलते होते थे। क्या होते थे कि जो भी देवता होते थे उनका नाम उन राजा से मिलता जुलता होता था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते थे और ऐसा नाम इसलिए वे रखते थे ताकि वे लोगों के बीच स्वयं के ईश्वर के रूप में दिखा सके। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान किया करते थे और मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अनिदस्तों के देवी देवता थे और यह मंदिर शासक और सहयोगियों द्वारा साथी विश्व का एक लघु रूप ही था, जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवी देवताओं की उपासना किया करते थे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। चैप्टर हम लोग रीड कर चुके हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो भी देख ले, अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में शाहजहां के दीवान एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यह यही है और यही है, यह धारणा कैसे बनी। शाहजहां की पत्नी मुमताज़ की 1631 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। जो शाहजहां राजा थे, शासक हुए थे, उनकी पत्नी का नाम था मुमताज़, जिनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद शाहजहां का मन आगरा से हट गया था। क्या हुआ था कि उनके बेगम यानी उनकी पत्नी मुमताज़ की मृत्यु होने के बाद उनका जो मन था आगरा से विचलित हो गया था, हट गया था। इसलिए उन्होंने 1639 ईस्वी में यमुना नदी के समीप लाल किला का निर्माण करवाया। लाल किला के अंदर बनाया गया दीवान एक खास संगमरमर का बना हुआ अद्भुत इमारत है, जिसमें कई तरह की नक्शियाँ बनाई गई है और इसकी सुंदरता को देखते हुए ही दीवान एक खास में एक अभिलेख कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। मतलब कि लाल जो भी यह बनवाए थे लाल किला के अंदर, उसके बारे में कहा गया है यह कथन कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यह यही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मुगल दरबार में निम्न बातों के संकेत मिलता है कि धनी निर्धन शक्तिशाली कमज़ोर सभी को समान न्याय मिलेगा। तो उत्तर हो जाएगा मुगल दरबार में निम्न बातों से संकेत मिलता है कि धनी निर्धन शक्तिशाली कमज़ोर और सभी को बादशाह के समान न्याय मिलेगा।
पहला कारण है बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवताओं को अफ्रियसन को बिना बजाते हुए चित्रित किया गया था। क्या किया गया था कि जो भी इनके पुरानी पौराणिक देवी देवताएं होते थे उनको चित्रित किया गया था। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि अफ्रियसन का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। जो वह संगीत होते थे वह किसी को भी शांत कर सकता था। वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। तीसरा था कि शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजी ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी श्रद्धा भाव के साथ रह सकेंगे। और सभी क्या होंगे कि श्रद्धा भाव के साथ एक साथ रह सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित सलीमगढ़ स्थान पर शाहजहानाबाद की नींव रखी थी, यानी वहाँ पे बनाने की कोशिश की थी, नींव गढ़ रखी थी, क्योंकि यह स्थान कई दृष्टि से उपयुक्त था, जो निम्नलिखित है। पहला, अतीत के राजाओं के अधिकांश घर पत्थर के किले के रूप में निर्मित होते थे। दूसरा था कि किले को सुरक्षित करने के लिए किले के चारों ओर गड्ढे खोद दिए जाते थे। तीसरा है, उनके आवास ऊंचे स्थल पर बनाए जाते थे। चौथा हो जाएगा, सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।